दोस्तों आज हम बात करेंगे ओप्पो ट्रिलॉजी की थर्ड फिल्म यानी ओप्पो संसार के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है द ग्रेट सत्यजीत राय ने। आज मैं आपको इसकी कहानी डिटेल में समझाऊंगा जिससे आप इस बेहतरीन फिल्म को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ऐसे ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों फिल्म शुरू होती है कलकत्ता में। हम देखते हैं कि ओप्पो ने अपने टीचर के कहने के बावजूद डिग्री पूरी किए बिना ही कॉलेज छोड़ दिया है क्योंकि उसके पास पैसों की तंगी चल रही है। उसके पास कोई नौकरी नहीं है। वो एक बिजी रेलवे यार्ड के बगल में एक क्रैम्ड 5th फ्लोर वॉकअप रेंटेड रूम में रहता है। तेज बारिश हो रही है। उसके घर के बाहर पानी भरा हुआ है। वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है। वो भरे हुए पानी को यूटिलाइज करता है और नहाते हुए अपने कपड़े धोने लगता है। अगले दिन उसका लैंडलॉर्ड उससे रेंट मांगने आता है। उसका 3 महीने का रेंट यानी 21 रुपये बकाया है। लैंडलॉर्ड उसे पोलाइटली बहुत सी बातें सुनाता है और उसे दिन में इलेक्ट्रिसिटी यूज करने का ताना भी मारता है। फिर वो शाम को पैसे रेडी रखने का बोल के वहां से चला जाता है, वरना वो दूसरा किराएदार रख लेगा। ओप्पो उसके जाते ही फ्रस्ट्रेशन में बाहर की लाइट भी ऑन कर देता है। नौकरी ढूंढने के लिए निकलते वक्त वो कुछ किताबें अपने थैले में डाल लेता है। नीचे जाके उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा है साहित्यिक मैगजीन ने उसकी शॉर्ट स्टोरी को पब्लिश करने के लिए चुन लिया है। नौकरी की तलाश उसके लिए एक अम्यूजिंग और तकलीफदेह एक्सपीरियंस बन जाती है। वो एक एलिमेंट्री स्कूल में टीचर की जॉब के लिए जाता है जहां से उसे ये कह के भगा दिया जाता है कि हमें 10th पास चाहिए और तुम 12th पास हो। फिर वो एक फार्मास्यूटिकल फर्म में जाता है जहां वो एक गुलाम की तरह काम करके सारा दिन जार पर लेबल चिपका सकता है, लेकिन वो ये चूज नहीं करता और इसलिए अपनी तलाश जारी रखता है। आखिरकार कॉलेज का उसका अच्छा दोस्त पुलू उसे ढूंढ लेता है। पुलू ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और वो वेस्टर्न ड्रेस पहनता है। वो एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आगे बढ़ रहा है। वो दोनों बाहर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। वहाँ कुछ देर बात करने के बाद पता चलता है कि पुलू के उलट ओप्पो, जिसने ओरिजिनली साइंस और मैथमेटिक्स की पढ़ाई की थी, वो इस बारे में झिझक रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि ओप्पो अपनी गुजर बसर के लिए 15 रुपये महीने पर प्राइवेट ट्यूशंस देता है। यही पुलू कहता है कि अगर उसे टाइपिंग आती है तो वो उसकी एक क्लर्क की नौकरी लगवा देगा, लेकिन पहले वो अपू को कुछ दिन की छुट्टी लेने और उसके साथ खुलना के देहाती गांव में अपनी मामा की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए इनवाइट करता है, जो उसे बहुत पसंद आएगा। ओप्पो के पास करने के लिए कुछ और है नहीं, इसलिए वो मान जाता है। वो खाना खाने के बाद थोड़ा टहलते हैं और ओप्पो यहाँ कहता है कि उसे क्लर्क की नौकरी नहीं करनी, लेकिन पुलू पूछता है कि वो कब तक अपनी किताबें बेचकर रेंट भरता रहेगा। वो कहता है कि उसके जैसे फ्री इंसान को ऐसी नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। वो एक राइटर बनना चाहता है। भले ही वो इंडियन ट्रेडिशनल धोती कुर्ता पहनता है, पर वो वेस्टर्न फिक्शन के ग्रेट कामों से फैसिनेटेड है। पुलू पूछता है कि क्या तुम कुछ लिख रहे हो? फिर वो पुलू को उस नॉवल के प्रोटैगनिस्ट के बारे में बताता है जिस पर वो काम कर रहा है। वो कहता है एक कैरेक्टर है जो गरीब है, उसके फादर प्रीस्ट थे जो मर चुके हैं। वो बहुत कुछ कर सकता था पर कुछ हुआ नहीं। उसमें इमेजिनेशन है। वो छोटी छोटी चीजों से रोमांचित होता है। शायद उसके अंदर ग्रेटनेस है। उसके पास क्रिएट करने की एबिलिटी है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। ठीक है, लेकिन ये कोई ट्रेजेडी नहीं है। वो गरीब है, अभाव में है, लेकिन वो जिंदगी से मुंह नहीं मोड़ता। वो भागना नहीं चाहता। वो फुलफिल्ड है। वो जीना चाहता है। असल में ओप्पो खुद भी यही सब कुछ है और पुलू उसे सिर्फ ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए डांटता है। लेकिन ओप्पो कसम खाता है कि उसकी नॉवल में लव समेत कई इंटरेस्टिंग प्लॉट एलिमेंट्स होंगे। ये कहने पर पुलू ने मजाक किया कि ओप्पो को लव का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और इसलिए वो इसके बारे में नहीं लिख सकता, पर ओप्पो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। गांव की ओर नाव की सवारी करते वक्त पुलू ओप्पो की मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ता है और उसके काम की बहुत सराहना करता है। पुलू की मामी ओप्पो का गर्मजोशी से स्वागत करती हैं। वो उसके हाथ में बांसुरी होने की वजह से उसे कृष्ण जी से कंपेयर करती हैं। पुलू की कजन अपर्णा की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं।
हालांकि जब दूल्हे की पालकी आती है तो ये साफ हो जाता है कि एक सीरियस प्रॉब्लम है। दूल्हा मेंटली डिसेबल्ड है। पहले सबको लगता है कि गर्मी में सफर की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन सच्चाई जल्द ही सबके सामने आ जाती है। अपर्णा की डरी हुई माँ अपने पति से शादी को रद्द करने की जिद करती है। इधर अपर्णा के पिता का मानना है कि अगर शुभ मुहूर्त बीतने से पहले उसकी शादी नहीं हुई तो बदकिस्मत दुल्हन की दोबारा शादी नहीं हो पाएगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पुलू कुछ गांव वालों के साथ अपू के पास जाके सब कुछ बता देता है और उससे विनती करता है कि अब वो दूल्हे की जगह ले और अपर्णा से शादी कर ले। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बावजूद पुलू अपने आसपास के बाकी परिवार के मेंबर्स की तरह ही है और अभी भी इंडियन ट्रेडिशंस में बंधा हुआ है। अपू विरोध करता है, क्या तुम अब भी अंधकार के युग में जी रहे हो? वो सब वहां से चले जाते हैं। अपू दूल्हे को बाकी रिश्तेदारों के साथ वहां से लौटते हुए देखता है और फिर वो सोचने लगता है। वो सोचता है कि शायद उसे कुछ नेक और निस्वार्थ काम करना चाहिए। अपू दुल्हन के प्रति अपनी सहानुभूति और पुलू के समझाने पर दूल्हा बनने के लिए तैयार हो जाता है। उसने अभी तक अपर्णा को देखा भी नहीं है। उनकी शादी फौरन करा दी जाती है। अपर्णा की माँ और बाकी औरतें खुश हैं कि एक अभिशाप वरदान में बदल गया, जो उन्हें ऐसा जमाई मिला। जब अपू सुहागरात वाले कमरे में पहली बार अपर्णा के साथ अकेला होता है तो उसके पास शब्द नहीं होते। अपर्णा उसे बताती है कि पुलू ने उसे अपू के बारे में कई चीजें बताई हैं, जैसे कि उसका कोई नहीं है, वो बहुत अच्छा लिखता है और वो फिलहाल एक नॉवल पर काम कर रहा है। अपू अपने किए पर हैरान है और सोचता है कि क्या उसकी नई दुल्हन, जो अपने अमीर परिवार की लग्जरीज की आदी है, उसके साथ उसके दयनीय शहर के अपार्टमेंट में रहना बर्दाश्त कर पाएगी। लेकिन अपर्णा पोलाइटली उसे अश्योर करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और अपू और उसकी यंग वाइफ अपने कलकत्ता के अपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं। अपू अपनी पड़ोसन को शादी के बारे में बताकर जाता है। अपर्णा वहां अपने घर को याद करके रोने लगती है। फिर अपू के आने पे वो चुप हो जाती है और वो उसे नीचे ले जाते हैं। उसकी पड़ोसन अपर्णा को देख के बहुत खुश हो जाती है। सीन कट होता है। सुबह अपर्णा उठती है, खाना पकाने की तैयारी करती है। अपू बहुत खुश है। वो अपनी सिगरेट का पैकेट निकालता है और उसमें अपर्णा ने एक छोटा नोट छोड़ा है। तुमने प्रॉमिस किया था खाने के बाद बस एक ही पियोगे। वो ये पढ़ के मुस्कुराता है और सिगरेट वापस रख देता है। वो उसे घर का काम करते देखता है और उसे अंदर से बुरा फील होता है। वो अपर्णा से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे शादी करने का पछतावा है? तुम्हें ये कैसी जिंदगी जीनी पड़ रही है? पर अपर्णा ऐसा नहीं सोचती। वो उसके लिए मेड लाने को कहता है, लेकिन अपर्णा घर के हालात देखते हुए इसके लिए मना कर देती है। वो और बच्चों को ट्यूशन देने की बात करता है, लेकिन अपर्णा ऐसा नहीं चाहती क्योंकि वो पहले ही अपने काम से लेट आता है और अगर ऐसा हुआ तो वो और लेट होगा। इसलिए वो चाहती है कि जिसे वो पढ़ाता है वो उन्हें भी छोड़े और जल्दी घर वापस आए, फिर उसे कोई शिकायत नहीं होगी। जल्दी ही दोनों के बीच एक वार्म और केयरिंग रिश्ता डेवलप होता है। अपू विलिंगली क्लरिकल जॉब करना शुरू कर देता है, जिसे वो अब तक टालता रहा है। एक सीन में उन दोनों के बिस्तर से जागने के बाद अपू अपर्णा को इंग्लिश पढ़ाना, साथ ही कुछ प्रैंक्स और बातचीत करता है जो उनके बढ़ते म्यूचुअल लव को दर्शाती हैं। वो दोनों एक रिलीजियस मूवी देखने जाते हैं। वापस आते वक्त अपर्णा नाराज है कि वो बस में ना जाके तांगे में क्यों आए हैं, इसमें ज्यादा पैसा लगता है। अपू कहता है कि यहाँ हम चैन से बातें कर सकते हैं। हालांकि वैवाहिक सुख थोड़े समय के लिए ही रहता है। यहीं हमें पता चलता है कि अपर्णा प्रेग्नेंट है और वो चाइल्ड बर्थ की वजह से 2 महीने के लिए अपने माँ बाप के घर जा रही है। अपू इस बात से बहुत उदास है। ये 2 महीने बहुत लंबे होंगे, पर वो इनमें अपनी नॉवल को कुछ आगे बढ़ा सकता है। वो कहता है कि तुम मेरे लिए मेरी नॉवल से भी ज्यादा जरूरी हो। फिर वो पूछता है कि तुम्हारी आंखों में क्या है? अपर्णा कहती है, काजल। अपू अपर्णा को ट्रेन तक सी ऑफ करने जाता है। वो बहुत उदास है। अपर्णा कहती है, हफ्ते में 2 बार मुझे लेटर भेजना, और अपू कहता है, मुझे ऑफिस के एड्रेस पर लेटर भेजना, वहां कोई और नहीं पढ़ पाएगा। उसकी एब्सेंस में अपू ऑफिस में भी उसकी याद में खोया रहता है। वो दोनों एक दूसरे को कई प्यार भरे लेटर्स भेजते हैं और पूरे दिन अपू अपनी वाइफ के बारे में सपने देखता रहता है।
उसका कलीग उसके हालात समझ के उसको दिलासा देता है कि वो जल्द ही लौट आएगी। उसके जाते ही वो अपर्णा का लेटर पढ़ता है जिसमें वो कहती है कि उसने पिछले महीने सिर्फ 7 लेटर्स भेजे, उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया और अगर वो फेस्टिवल के वक्त उससे मिलने नहीं गया तो वो उससे कभी बात नहीं करेगी। तभी उसका कलीग उसे चलने के लिए कहता है और वो फौरन लेटर रख लेता है। अपू भीड़ भरे ट्रैम में सफर करते वक्त अपनी पत्नी के लेटर को फिर से पढ़ना शुरू करता है, लेकिन बगल में खड़े आदमी की वजह से वो वापस रख लेता है और फिर वो एक रेलवे स्टेशन जाके शांति से लेटर फिनिश करता है। जब वो अपने फ्लैट पर लौटता है तो वो अपर्णा के भाई मुरारी को अपना इंतजार करते हुए देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो गांव से यहाँ आया है। वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। अपर्णा का भाई अपू को इन्फॉर्म करता है कि उसकी पत्नी की प्री मैच्योर डिलीवरी के दौरान मौत हो गई है, हालांकि बच्चे को बचा लिया गया है। अपर्णा की मौत की खबर मिलते ही अपू की दुनिया बिखर जाती है। वो मुरारी को जोर से थप्पड़ मारता है। कई दिन तक वो बस घर में यूं ही पड़ा रहता है। उसकी पड़ोसन उसके लिए खाना लेकर आती है और अपर्णा की मौत पर अफसोस जताती है, लेकिन उसे ये भी दिलासा देती है कि अभी वो यंग है, वो फिर से शादी कर सकता है। अपू कुछ समय के लिए आत्महत्या के बारे में भी सोचता है और फिर हर चीज से दूर हो जाता है। वो पुलू को एक लेटर लिख के बताता है कि वो कलकत्ता छोड़कर जा रहा है, पर ये नहीं पता कि कहाँ। बस अब उसे यहाँ नहीं रहना है। अगर उसने अपनी नॉवल पूरी की तो वो उसे मैन्युस्क्रिप्ट भेजेगा, अगर वो ठीक समझे तो उसे पब्लिश कर दे। वो कलकत्ता छोड़कर दूसरे दूर दराज के शहरों में मजदूरी करके एक एमलेस जिंदगी जीने लगता है और एक बार निराशा के इस पॉइंट तक पहुंच जाता है कि वो अपने चेरिश नॉवेल की मैन्युस्क्रिप्ट को एक जंगल की पहाड़ी पर जाकर फेंक देता है। लगभग 5 साल बीतने के बाद अपू का दोस्त पुलू, जो विदेश में था, खुलना में वापस आता है और अपू के बच्चे को रिबेलियस होते और उसकी देखभाल नहीं होते देखकर हैरान हो जाता है। उसका बेटा गुलेल से एक पक्षी को मार देता है और उससे बाकी लोगों को भी परेशानी होती है। सभी उससे परेशान हैं। वो एक आदमी को बोलता है कि मेरे फादर आकर तुम्हें पीटेंगे, वो कलकत्ता में रहते हैं। वो आदमी बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। जो 5 साल में नहीं आया वो अब क्या आएगा। पुलू अपने मामा के पास जाके अपू के बारे में पूछता है। वो गुस्से में बताता है कि उसने 5 साल में आज तक अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी। जब तक उसकी मामी जिंदा थी तो उसकी देखभाल कर लेती थी, लेकिन मेरी बिगड़ती सेहत के साथ मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। सिर्फ पैसे भेजना ही बाप की जिम्मेदारी नहीं होती। वो ये भी बताता है कि वो कहीं नागपुर के किसी कोल माइन में काम कर रहा है और ये उसका बेटा भी उसी की तरह आवारा है। पुलू मनी ऑर्डर से उसका एड्रेस लेके अपू की तलाश में जाता है और उसे एक रिमोट कोल माइनिंग विलेज में ढूंढने के बाद उसके बेटे काजल की जिम्मेदारी लेने की रिक्वेस्ट करता है। दुख में डूबा हुआ वो उस बच्चे को देखने से भी इनकार कर देता है जिसे वो अपनी पत्नी की मौत के लिए जिम्मेदार मानता है। उसके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो 1 साल से यहाँ है, अब वो यहाँ से भी कहीं और चले जाना चाहता है। पुलू कहता है कि उसे समझाना उसका फर्ज था, अब वो वही करे जो उसे ठीक लगता है। अपू उसे वापस बुला के कहता है कि वो काजल के लिए कोई बोर्डिंग स्कूल या कोई और अरेंजमेंट कर दे, उसका पैसा वो भेज देगा। पुलू को समझ नहीं आ रहा कि वो खुद ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। वो कहता है कि इसलिए क्योंकि एक बात मुझसे भुलाई नहीं जाती कि काजल जिंदा है और अपर्णा नहीं। ये सुन के पुलू वहां से चला जाता है। कुछ वक्त बाद रिलेक्टेंटली अपू खुलना गांव वापस आता है। वो अपने ससुर से मिलता है और काजल के बारे में पूछता है। काजल को थोड़ा बुखार है, वो ऊपर लेटा हुआ है। अपू उसके पास जाता है। काजल को देखकर अपू अफेक्शन से ओवरवेल्म हो जाता है। वो पूछता है कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे, लेकिन काजल उसे देख के घर से भाग जाता है। अपू उसका पीछा करता है। जब वो उसे बुलाता है तो काजल एक पत्थर उठा के उसकी तरफ फेंकता है। इससे उसके नाना बहुत नाराज हो जाते हैं और उसे मारने के लिए छड़ी उठाते हैं, पर अपू उन्हें रोक लेता है। अपू उनके पास कुछ गहने छोड़ देता है और बोर्डिंग स्कूल वाली बात कहता है। उसका ससुर पूछता है कि क्या वो उसे साथ नहीं ले जा सकता, वो एक बच्चा ही तो है। वो मना करता है और उसका ससुर निराश होकर कहता है, मुझे पता था तुम कुछ नहीं करोगे। अपू चला जाता है, पर वो काजल को अपने पीछे आते हुए देखता है। वो उससे पूछता है, तुम मेरे साथ चलोगे?
काजल मना करता है क्योंकि उसके नाना उसे मारेंगे। अपू कहता है वो कुछ नहीं करेंगे। काजल पूछता है क्या वो कलकत्ता जा रहा है, क्या वो उसे उसके फादर से मिलवाएगा। अपू हाँ कहता है। वो उसे अपनी बातों से जीत लेता है। अपू अपनी इमोशनल गहराई से उभरकर काजल से दोस्ती करने की कोशिश करता है। अपू जैसे वापस जिंदा हो गया है। काजल के नाना उसे ढूंढते हुए बाहर आते हैं और काजल को अपू के पास दौड़ता हुआ देखते हैं। उसके नाना ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अपू काजल को अपने कंधे पर बिठाता है और एक नई शुरुआत करने के लिए वो दोनों कलकत्ता के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।